Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are discussing our new pattern RBSc question bank. So students 1 to 90 questions MCQs हमने सॉल्व कर लिए थे. आज हम 91 से 100 तक MCQs आफ्टर दैट वन लाइन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91. IUPAC नेम ऑफ एसीटोन. तो बच्चों एसीटोन का फॉर्मूला है CH3 C double bond O CH3. Now IUPAC नेम. तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको दिख रही है, 3 कार्बन की चेन है यानी प्रो. सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और कीटोन का सफिक्स होता है बच्चों ओन, तो प्रोपेनॉन. सो करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 92. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ carbon atoms are not same when carboxylic acid is obtained by oxidation. तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन कीटोन है, सेकेंड एल्डिहाइड है, अगेन एल्डिहाइड है और अल्कोहल है. तो देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CHO ग्रुप ही क्या होगा, COOH में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो कार्बन नंबर सेम रहेंगे. अगेन इस एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करोगे तो बच्चों ये भी COOH में ऑक्सीडाइज्ड होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे. अल्कोहल, तो बच्चों अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड होता है और एल्डिहाइड बाद में COOH में ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो कार्बन एटम सेम रहते हैं. लेकिन जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करने की बात करते हैं यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो बच्चों कीटोन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं क्योंकि यहाँ C बॉन्ड फ्यूजन होता है. तो अब यहाँ 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा दैट इज एसिटिक एसिड, या 1 कार्बन वाला एसिड बनेगा दैट इज फॉर्मिक एसिड, तो टूट जाएगा ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो नहीं मिलेंगे. तो आपसे पूछा है कि किसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं रहेंगे, तो हम कहेंगे देखो यहाँ ब्रेकिंग हो गई, तो ब्रेकिंग हो गई तो सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. Now students, question number 93. Which reagent is used to distinguish phenol and benzoic acid? तो बच्चों फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आपको लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, आपके प्रैक्टिकल में भी होगा है ना. बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा ज्यादा एसिडिक है तो वो क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 की एफरवेसेंस देगा. लेकिन फिनॉल लेस एसिडिक होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 की एफरवेसेंस नहीं देगा. तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. नाउ इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज. तो बच्चों आपको क्या करना है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करानी. अब देखो एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O रिएक्शन कराई बच्चों आपने हाइड्रोजन साइनाइड से. अभी आपको पता है C डबल बॉन्ड O पे टूट जाएगा, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव. अब कार्बन के साथ तो आएगा बच्चों साइनाइड, O पे अटैक करेगा H, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी लाइक दिस CH3 C H, O के साथ आ जाएगा H, C पे आ जाएगा Cl. तो बच्चों एक ही कार्बन पे जब OH और साइनाइड दोनों ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन. और रिएजेंट या रिएक्टेंट आपका एसिटल्डिहाइड था तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 95. अब क्या पूछा है इसमें आपसे, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अमाइन. तो बच्चों देखो NH2 अगर आप लिखते हो तो ये होता है 1 डिग्री अमाइन. NH लिखते हो सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन. और अगर मैं ओनली N की बात करूं तो ये है 3 डिग्री अमाइन. 3 तरह के अमाइन होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. लेकिन कार्बन एटम की डिग्री से नहीं डिसाइड होता. NH2 NH और N आपस में ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है. तो अब आप N वाला सर्च कर लो, देखो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये आपका हो गया बच्चों 3 डिग्री अमाइन. सो करेक्ट आंसर इज बी. Now, in the following reaction, X and Y
विल बी, तो बच्चों रिएक्शन मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे है नहीं, रिएक्शन है आपके पास अमाइड, अमाइड की रिएक्शन करनी है ब्रोमीन और NaOH के साथ, यहाँ पे मिलेगा X। अब जो X बनेगा उसको फिर से क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करना है, तो यहाँ बनेगा Y। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों X क्या है और Y क्या है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है अमाइड ब्रोमीन NaOH, तो बच्चों नेम रिएक्शन है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, देखो अमाइड आ गया, ब्रोमीन आ गया, अमाइड ब्रोमीन ब्रोमेमाइड, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड बच्चों डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है, यानी इसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है। तो देखो ये CO बाहर निकाल दो, तो अब जो प्रोडक्ट है दैट इज RNH2, ये तो आपका हो गया X। अब बच्चों ये फिर से नेम रिएक्शन है अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अब आंसर जो होगा दैट विल बी आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीनो एल्केन। तो X और Y बताना है बच्चों, तो X क्या है तो मैं कहूंगी अमाइन है, और Y क्या है तो Y आपका है आइसोसाइनाइड। सो फर्स्ट आंसर तो क्लियर हुआ नहीं है ना, तो सेकेंड RNH2 पॉसिबल है और RNC, यहाँ पे RCONH2 है ना, तो कार्बन तो कम करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे RNH2 और RNC। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Now students, in C3H9N, primary, secondary and tertiary, which amine will have maximum boiling point? तो बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जब होगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो आप देखोगे 1 डिग्री अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है ना, 2 एक्टिव हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, और ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। फिर 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो बच्चों एक ही तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से और यहां से। और 3 डिग्री की बात करूं तो इसमें तो एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, तो हम कहेंगे अगर बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सो आंसर विल बी प्राइमरी अमाइन्स। Now, question number 98, which of the following doesn't show optical activity? तो बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए, और अगर कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम चेक करें तो देखो 1 ब्यूटेनॉल है, तो 1 ब्यूटेनॉल ये लिख दिया मैंने CH3, CH2, CH2, अगेन CH2 एंड OH। तो आप देखो कायरल कार्बन आपको नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कायरल कार्बन तो नहीं है। अच्छा कायरल कार्बन होता क्या है, तो बच्चों ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड हो, दैट इज कायरल कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैं कहूंगी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर 4 वैलेंसी पे अलग अलग एटम या ग्रुप है तो उसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहां तो नजर नहीं आ रहा है, बाकी में चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 ब्यूटेनॉल, तो बच्चों ब्यूटेन 2 ऑल में आप क्या देखेंगे, तो हम कहेंगे ये वाला जो कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन, है ना, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल, एक तरफ H, एक तरफ OH, तो हम कहेंगे ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब 2 क्लोरोब्यूटेन भी तो सेम ही तो है, OH रिप्लेस करके बच्चों Cl लगा दो, तो हम कहेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन में भी ये सेकेंड वाला कार्बन तो कायरल कार्बन है। नाउ लैक्टिक एसिड, तो बच्चों लैक्टिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो आप फिर से देख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये भी कायरल कार्बन है। तो इन 3 में कायरल कार्बन है, बस यहां नहीं है। तो बच्चों जहां कायरल कार्बन नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 99, अब आपसे पूछा है मीजोटार्ट्रिक एसिड डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बच्चों मीजोटार्ट्रिक एसिड में होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री,
ऐसा प्लेन जो एक कंपाउंड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। वो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इसमें होता है इंटरनल कंपेंसेशन, ना कि एक्सटर्नल कंपेंसेशन, है ना। तो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, इसलिए मेसोटार्ट्रिक एसिड क्या है, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच फैक्टर ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन मतलब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने कितने डिग्री से घुमाया, जिस एंगल से रोटेट किया है, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन। अब वो डिपेंड करता है कि पीपीएल की वेवलेंथ क्या है, आपने कौन सी इनिशियल लाइट कौन सी ली है, तो वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चों सारे के सारे फैक्टर्स पे ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है। सो आंसर विल बी क्लियर। तो यहां बच्चों हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। सो बच्चों अब हमारे पास है 1 मार्क वाले क्वेश्चन, है ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक लाइन से ज्यादा में आपको आंसर नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ देयर आर एक्स कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सॉलिड देन हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैज। अब बच्चों अगर क्यूब में या सॉरी क्यूब क्या, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, अगर सॉलिड में n पार्टिकल्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे, टेट्राहेड्रल हमेशा डबल होते। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी था ऑब्जेक्टिव में। सो इफ देयर आर x कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ सॉलिड, तो बच्चों अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2x, 2 टाइम्स हो जाएंगे। नाउ 1.2 मोलर यूरिया and 1.2 मोलर ग्लूकोज विच हैज हायर वेपर प्रेशर। तो बच्चों देखो मोलर मतलब मोलरिटी, तो एक बार तो है तुम्हारे पास मोलर यूरिया और एक बार है मोलर ग्लूकोज। अब होगा क्या, तो बच्चों जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ग्रेटर द मोलरिटी ग्रेटर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसकी मोलरिटी ज्यादा होगी उसके वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा आएगी। तो वेपर प्रेशर यूरिया और वेपर प्रेशर 1.2 m यूरिया एंड 1.2 m ग्लूकोज। एक सेकंड बच्चों, दोनों की मोलरिटी सेम दे रही है, एक बार चेक करके बताती हूं मैं तुम्हें। हाँ बच्चों यहाँ 1.2 m यूरिया 1.2 m ग्लूकोज तो है, लेकिन यहां पे 1 m है बच्चों। यहां पे है आपके पास 1 m, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो 1 मोलर यूरिया और 1.2 मोलर ग्लूकोज, तो अब देखो मोलरिटी ज्यादा किसकी है, ग्लूकोज की। तो बच्चों जिसकी मोलरिटी ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा है कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, तो मोलरिटी अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर में कमी जो है वो ज्यादा आएगी। तो हम कहेंगे इसके वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा आएगी, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, यूरिया का। तो यहां जो आपका आंसर होगा दैट विल बी 1 मोलर यूरिया। एग्जाम में जो आपको लिखना है वो आपको इस तरह से लिखना है 1 मोलर यूरिया हैज हाई वेपर प्रेशर। क्लियर, 1 मोलर यूरिया का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। नाउ विच सॉलिड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बच्चों ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। तो हमारा आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड
AgBr. Now, by which colligative property we can determine molar mass of polymer? तो बच्चों एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे हम बड़े बड़े पॉलीमर्स या बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन से, अमीनो एसिड से इनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहां आपको आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन डिटरमाइन. पूरा आंसर लिखना है आपको. With the help of osmotic pressure, we can determine molar mass of polymer. So answer osmotic pressure. Now, question number 5. On increasing dilution, specific conductance increases or decreases. तो बच्चों conductance या अगर specific conductance की बात करूं तो specific conductance depends upon conductance depends upon number of ions present in per liter solution या per volume है ना. तो per unit volume तो number of ions present in per unit volume या per liter solution लिख सकते हो बच्चों आप. एक ही बात है. ठीक है. अब आपने क्या किया बच्चों, तो आपने डाइल्यूशन बढ़ाई. ठीक है. तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, तो बच्चों अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाने चाहिए. मैं मान लो मेरे पास 1 लीटर था इसमें 100 आयन है. अब तुमने डाइल्यूट कर दिया मतलब 1 लीटर पानी मिला दिया. तो बच्चों पहले 1 लीटर में 100 आयन थे, अब तुमने 1 लीटर पानी मिला दिया तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो 2 लीटर हो गया, लेकिन आयन तो अभी भी 100 ही है, यानी पर लीटर तो 50 हो गए ना. तो आप तो कह रहे हो हर यूनिट वॉल्यूम पे जितने आयन है उस पर डिपेंड करता है. तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. ठीक है. तो हम कहेंगे हाँ भाई नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे. अब अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए बच्चों तो उसी पे तो डिपेंड करता था, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन. ठीक है. अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. ठीक. नाउ pH of a solution of standard hydrogen electrode is 10. What will be its electrode potential? तो बच्चों pH 10 है. ठीक है. अब ये H आयन कंसेंट्रेशन, तो H आयन कंसेंट्रेशन होता है 10 to the power minus pH है ना. तो हम कहेंगे H आयन कंसेंट्रेशन हो गई 10 to the power minus 10. ठीक है. मोलारिटी है वो. अब क्या करना है बच्चों, तो हम कहेंगे चलो pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आपको दे दी कितनी 10. व्हाट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग बेस 10. ठीक है. और यहां हो जाएगा प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. ठीक है. अभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम इक्वेशन लिख देते हैं. देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वेशन क्या होगी, 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2. ठीक है भाई. रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ये. अब प्रोडक्ट में तो बच्चों हाइड्रोजन गैस है तो मैं ले लेती हूं प्रेशर ऑफ H2, और रिएक्टेंट में हो जाएगा H प्लस आयन की पावर 2. ठीक है. अब क्या करना है, तो बच्चों E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, तो हम कहेंगे E नॉट सेल क्या हो गया 0. SRP हाइड्रोजन का कितना होता है 0. ठीक है. E नॉट शी 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है 2 लॉग बेस 10. नाउ बच्चों प्रेशर 180 m. H आयन कंसेंट्रेशन आपके पास क्वेश्चन में है 10 to the power minus 10 और पावर जो हो जाएगा दैट विल बी 2. ठीक है. तो अभी आ गया आपके पास 10 to the power minus 20. ओके. सो E सेल इक्वल्स टू 0 minus 0.591 डिवाइडेड बाय 2.
ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल हो गया 0 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बच्चों लॉग 10 टू दी पावर कितना हो गया -20, ऊपर आएगा प्लस का 20, तो लॉग 10 टू दी पावर 20। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, माइनस की जगह प्लस कर ही दिया है ना, अब लॉग में पावर आगे आ जाएगी, तो ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 20, लॉग 10 हो जाएगा कितना 1। ठीक है, अभी 20 और 10 को कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 10। सो ई सेल विल बी, तो हम कहेंगे माइनस तो है ही, 0.0591 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0.0591। ठीक है, तो अगर pH बच्चों 10 होगा तो HIN कंसेंट्रेशन 10 टू दी पावर -10 होगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी है, सॉरी मोलैरिटी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको कि अगर सॉल्यूशन का pH आपको दे रखा है तो नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, हर बार रिडक्शन वाली इक्वेशन ही लिखना, क्योंकि SRP से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, HIN कंसेंट्रेशन हमने लिख दिया 10 टू द पावर -10, -20 हो गया, ऊपर गया प्लस का 20 हो गया, पावर आपके आगे आ ही गया। ठीक है, और आपने सॉल्व कर लिया इसको, तो 0.591 वोल्ट माइनस का। क्लियर, अब चलते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose K equals to 0.002 पर सेकेंड। तो बच्चों K की यूनिट दी हुई है ना, हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे भाई K की यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो फिर सिंस यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये कब होता है, तो हम कहेंगे ये तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है, सो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों एस्टर हाइड्रोलिसिस, एक बार हमने लिखना है एस्टर प्लस वाटर गिव्स, मीडियम आपका रहेगा एसिडिक, और आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल है दिस इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में देख के लग रहा है मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन वाटर कंसेंट्रेशन यहाँ पे एक्सेस में होता है, तो रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टर कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो रेट एक ही रिएजेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सीधा आंसर देना है एस्टर हाइड्रोलिसिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज इट इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। भाई फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको लगेगा मॉलिक्यूलरिटी भी एक है, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूलरिटी बच्चों 2 है। ठीक है, सो नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों अगर आप पूरा करना चाहो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे x/t। अब आपसे कहा गया नहीं हाफ लाइफ पीरियड, मतलब T इक्वल्स टू T हाफ, x होता है प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर आधी रिएक्शन हो गई है तो प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट का आधा बन चुका है। इनिशियल रिएक्टेंट मान लो मैं ले लेती हूँ A, तो मान लो 100 था तो प्रोडक्ट कितना हो गया 100/2, या A था तो A/2। ठीक है, इसको डाल दो आप इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब क्या होगा, तो K इक्वल्स टू A/2 और T की जगह लिखना है बच्चों T हाफ, तो T हाफ का फॉर्मूला क्या आएगा, सो इट विल बी A/2K। ठीक है, T हाफ इक्वल्स टू A/2K, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं T हाफ इक्वल्स टू A इनिशियल कंसेंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट और T हाफ हो गया हाफ लाइफ पीरियड। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोप्शन। तो फिजियोप्शन क्या होता है बच्चों, मान लो एडसॉर्बेंट लाइक चारकोल अगर मैं रख दूं,
ठीक है, ये हो गया एडसॉर्बेंट, है ना। तो चारकोल हवा में क्या करेगा, कोई भी गैस लाइक अमोनिया, SO2, HCl किसी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, स्पेसिफिक तो होता नहीं, तो ठीक है एब्जॉर्ब कर लिया। अब बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मान लो इसको गर्म करना शुरू कर दूं, तो गैस तो उड़ जाएगी ना, गैस उड़ जाएगी मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कहूंगी डिसॉर्प्शन, है ना। तो गैस का इवॉल्व होना या डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोप्शन, तो तुम क्या लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजियोप्शन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिजियोप्शन डिक्रीजेस, गैस स्टार्ट टू इवॉल्व एंड डिसॉर्प्शन स्टार्ट, है ना। फिजियोप्शन तो कम हो जाएगा और डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। वाटर प्लस ऑयल इज विच टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो बच्चों ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये दोनों एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसे हम कहते हैं इमल्शन। तो आपको लिखना है सिर्फ इमल्शन। नाउ विच आयन ऑफ एलम क्लीन्स डर्ट ऑफ वाटर, तो बच्चों जो डर्टीनेस है वाटर में या सेंड है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको हम मानते हैं नेगेटिवली चार्ज, क्या बोलते हैं, सॉल्ट पार्टिकल। और जो एलम है उसका Al+3 जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो Al+3 क्या होता है, डर्ट की सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाता है। तो डर्ट तो हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो सारे डस्ट पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो पानी में फिटकरी मिलाते ही सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। रीजन क्या होता है, तो रीजन होता है कोएगुलेशन, है ना। तो कौन सा आयन एब्जॉर्ब होता है बच्चों, तो आयन एब्जॉर्ब होता है Al+3। नाउ राइट द डिस्पर्जन मेथड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ PPT, तो बच्चों एक ऐसा मेथड लिखो जिसमें PPT से टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन है बच्चों, एग्जैक्टली यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ PPT। तो बच्चों एक मेथड हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन। क्या होता था पेप्टाइजेशन, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड का PPT ले लिया, तो फ्रेश PPT के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे तो वो एक आयन को अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब करता था और कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स बनाता था। तो इस मेथड का नाम था पेप्टाइजेशन। तो हम कहेंगे कि आपसे तो सिर्फ मेथड का नाम ही पूछा है कि जो PPT से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए, तो आंसर हो जाएगा पेप्टाइजेशन। नाउ बिटवीन NH3 एंड फॉस्फीन विच हैज मोर बॉन्ड एंगल, तो बच्चों लास्ट ईयर आपने वेस्पर थियरी पढ़ी थी, बॉन्ड एंगल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर विल बी बॉन्ड एंगल। तो NH3 और फॉस्फीन होता है बच्चों PH3, है ना। तो NH3 का बॉन्ड एंगल 107, फॉस्फीन का 91 के आसपास होता है। तो आपको सिर्फ आंसर बताना है, तो आपको लिखना है NH3 हैज मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल देन PH3। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नाउ फॉर डिटेक्शन ऑफ विच आयन ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन, तो बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट का लेना देना है नाइट्रेट आयन से। आपने ब्राउन रिंग टेस्ट लैब में भी परफॉर्म किया होगा, है ना। आपको क्या करना है, नाइट्रेट आयन का सॉल्ट डालना है, ठीक है, मतलब कॉपर नाइट्रेट, है ना, या क्रोमियम नाइट्रेट हो सकता है, जो भी नाइट्रेट आपको एग्जाम में दिया है सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट आयन होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 आप मिलाओगे और टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब आपको मिलाना है H2SO4। जहां ये तीनों मिलते हैं बच्चों, वहां एक ब्राउन कलर की रिंग बनती, अनस्टेबल होती है रिंग, क्योंकि आयरन उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो रिंग जल्दी डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं किसके लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट आयन के लिए। नाउ विच इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड, तो बच्चों ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाएगी। तो आपने कौन सी इनर्ट गैस के कंपाउंड पढ़े, तो हम कहेंगे हमने HCF2 पढ़ा है, HCF4 पढ़ा है,
XeF6 भी देखा है ना, XeO3 भी हो सकता है, XeOF4 भी पॉसिबल है और XeOF2 भी पॉसिबल है। तो कौन सी इनर्ट गैस कंपाउंड बनाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई एक ही इनर्ट गैस देखी हमने जिसके कंपाउंड मिले हैं एंड दैट इज जिना। तो विच इनर्ट गैस फॉर्म कंपाउंड, तो हम लिख देंगे भाई इनर्ट गैस तो एक ही है, जिनो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द रीजन टू शो कलर बाय डी ब्लॉक एलिमेंट? तो बच्चों एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ट्रांजिशन होगा। तो पहला तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड डी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों वो T2G से EG में जंप करता है तभी तो कलर आता है। तो दोनों रीजन है, आपको दोनों लिख रहे हैं, है ना। पता नहीं एग्जामिनर क्या सोच रहा है, क्या वो डी ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट कर रहा है? तो आपको दोनों लिखना है, डी ट्रांजिशन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द रीजन टू शो कलर बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ व्हाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स? तो बच्चों दो रीजन है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। तो हम कहेंगे भाई एक तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा आपको देना है कि भाई शील्डिंग इफेक्ट जो है या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो तो होता ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज are the two important reasons for lanthanoid contraction. Okay, now what is general oxidation state of lanthanoids? तो बच्चों जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो हम कहेंगे लैंथेनॉइड्स तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो Ln +3, और हम लिखेंगे आंसर लिखना है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। Now which F block metals form oxidant? नहीं बच्चों यहाँ पे है ऑक्सो आयन। ऑक्सो आयन कौन बनाता है? तो देखो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में एक्टिनॉइड्स जो है, ठीक है, एक्टिनॉइड्स जो है बच्चों वो बनाते हैं ऑक्सो आयन, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा एक्टिनॉइड्स। नाउ बिटवीन फ्लोरोमीथेन एंड क्लोरोमीथेन which compound shows more dipole moment? अब बच्चों यहां थोड़ा जनरल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दे दिया तो आंसर आपका फ्लोरोमीथेन, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि CCl या क्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट जो है वो फ्लोरोमीथेन से ज्यादा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों वो चार्ज एज वेल एज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस यानी कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप वैल्यू से चेक करोगे तो ये आंसर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दिस। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन इज ग्रेटर देन फ्लोरोमीथेन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन व्हिच शोज व्हिच इज फाउंड इन गैसेस स्टेट? तो एल्केन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सबके सब क्या है? ये सबके सब गैसेस स्टेट में है। तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये आपके कोर्स में भी नहीं है। फिर भी अगर आपको आंसर देना है तो आप क्या बताएंगे भाई? मीथेन, इथेन, है ना, प्रोपेन, ये तीनों तो क्या हो जाएंगी आपके गैसेस स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोमीथेन इन वुड्स रिएक्शन? तो बच्चों वुड्स रिएक्शन में अगर हमने ले लिया क्लोरोमीथेन तो आपको वुड्स रिएक्शन तो आता है हेलो एल्केन प्लस सोडियम प्लस हेलो एल्केन, एरो पे आपको लिखना है ड्राई ईथर, ठीक है। अब आपको आंसर दिख ही रहा है, यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ NaCl, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इथेन। सो वुड्स रिएक्शन में क्लोरोमीथेन लोगे तो आंसर हो जाएगा इथेन। नाउ व्हिच अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस है बच्चों, यहाँ पे SES है ना। मोलेसिस जो है दैट इज जो केन शुगर, गन्ने का रस जो निकलता है ना, केन शुगर से जो जूस बनता है ना, उसके बाद में शुगर बचता है, एक वेस्ट लिक्विड बचता है। चलो शुगर तो बन गया है ना, गन्ने के रस से जब शक्कर बन जाता है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर देयर इज अ वेस्ट लिक्विड, उसमें 32% बच्चों शुगर होती है।
32% इनवर्ट शुगर होती है। इस वेस्ट लिक्विड को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मोलेसिस। अब ये सोचो कि भाई शुगर के फर्मेंटेशन से कौन सा अल्कोहल बनेगा? तो हम कहेंगे दो ही तो तरीके थे फर्मेंटेशन के, एक तो स्टार्च का फर्मेंटेशन करा दो, एक शुगर का फर्मेंटेशन करा दो। तो यहां जो आंसर होगा दैट विल बी इथाइल अल्कोहल, क्योंकि आपसे पूछा है कि मोलेसिस के फर्मेंटेशन से कौन सा अल्कोहल बनता है, तो हम कहेंगे यहां पे हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। नाउ which is more acidic between methanol and ethanol? तो बच्चों अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ना, अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो हम कहेंगे भाई जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है? OH बॉन्ड फ्यूजन मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया, यहां से तो मीथेनॉल इथेनॉल पूछा है ना, तो आपको लिखना है मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन कलर ऑफ फिनॉल व्हेन इट इज प्लेस्ड ओपन इन एयर? तो बच्चों सिर्फ कलर चेंज ही पूछा है, तो आप पूरा भी लिख सकते हैं व्हेन फिनॉल प्लेस्ड ओपन इन एयर, ओपन इन एयर इट टर्न्स पिंक। इसका जो सॉल्यूशन है वो पिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो हम कहेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनॉल। फिनॉल पिंक कलर का हो जाता है, क्यों? तो हम कहेंगे क्योंकि ये बना लेता है फिनोक्विनॉल, इसलिए ये पिंक कलर में टर्न हो जाता है। नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू टच ईथर? तो बच्चों ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है ना। तो आप जैसे ही टच करोगे तो ईथर तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा फील करोगे? तो ठंडा लगता है, अल्कोहल है, ईथर है, तो इट फील्स कूल व्हेन वी टच ईथर। विच कंपाउंड शोज कैनिजारो रिएक्शन? तो बच्चों कैनिजारो हमने पढ़ा है ना कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वही तो कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो विच कंपाउंड शोज, तो मैं लिख दू कंपाउंड in which alpha hydrogen is absent shows Cannizzaro reaction। ठीक है, तो भाई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वही Cannizzaro रिएक्शन शो करेगा। अभी एग्जाम्पल बताओ तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही पूछा है जो याद रहे, क्लोरल, पिवेल्डिहाइड। ठीक है, इनमें चारों में, इन तीनों में देख लो अल्फा हाइड्रोजन बच्चों एब्सेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते ही कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रोजेनमंड रिडक्शन? तो बच्चों रोजेनमंड रिडक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। ऑब्जेक्टिव में भी था, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब हम एसिड हैलाइड को रिड्यूस करते हैं तो ये एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। नाउ व्हिच कंपाउंड शोज HVZ रिएक्शन? तो बच्चों ये है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये उन्हीं कंपाउंड में होगी जो एक तो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, यानी कि आप लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये कंपाउंड जो है HVZ रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक एक नंबर की क्वेश्चन है, तो एक लाइन ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपको आंसर देना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आंसर और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प हुई हो तो फ्रेंड्स की हेल्प भी करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।